अच्छा बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में टिश्यूज के बारे में पढ़ा था ना। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? टिश्यूज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू वो होता है कि जो एक ही टाइप के सेल, मान लो हमारे, आपको तो पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी है। हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेल कहते हैं। तो जब बहुत सारी सेल्स, जो एक टाइप की सेल्स जब एक संग इकट्ठे हो जाती है, एक संग ग्रुप बना लेती हैं और फिर कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ये तो हमने जाना था कि टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सेम टाइप की होती है, सिमिलर टाइप की होती है और एक ही तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था कि टिश्यू को हमने किस में क्लासिफाई किया? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक, अब एनिमल टिश्यूज क्या है? तो अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जो हमारी बॉडी है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। मतलब बहुत सारी सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके एक बॉडी बनती है। यही तो पता है हमको। तो इसीलिए इसी तरीके से मान लो हम अपनी, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल। और बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यूज बनाएंगी, है ना। तो अब एनिमल टिश्यूज का मतलब क्या? कि वो टिश्यूज जो एनिमल की बॉडी बना रहे। ठीक, अब एनिमल टिश्यूज को भी हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। किसमें किसमें करेंगे? फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यूज एंड देन नर्वस टिश्यू। तो इन सारे टिश्यूज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। क्लियर? अब आप ये पूछोगे कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज हम समझते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमारी बॉडी है वो किस चीज से कवर्ड है? हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग किस चीज की है? क्या है वो? तो आप लोग सब लोग बोलोगे स्किन, है ना। तो हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो है स्किन। ठीक, अब ये जो स्किन है इसका फंक्शन क्या है? तो इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये स्किन जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उससे हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, तो ये बहुत डेलिकेट हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारी स्किन करती है। इसीलिए तो हमारी बॉडी जो है वो चारों तरफ से किस चीज से कवर्ड है? स्किन से कवर्ड है। क्लियर? तो अब ये स्किन क्यों प्रोटेक्ट करती है? तो आपको जैसे पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है उनको नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि बाहर कभी बहुत गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, कभी बहुत ठंड है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स है। तो अगर हमारी बॉडी में स्किन नहीं होती तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, है ना। तो इंटरनल ऑर्गन्स को सब जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो कौन करता है? वो स्किन करती है। तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। और ये स्किन जिन टिश्यूज से बनी होती है उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आया कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है सबसे पहले स्किन में आपको मिलेंगे। स्किन जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेव करती है, बचाती है। क्लियर? तो ये तो हो गया एक कि पहले ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले हमें पता चला कि स्किन में मिलता है। और कहाँ पाया जाएगा? और कोई भी जो ऑर्गन है हमारा, कोई भी जो पार्ट है हमारा बॉडी का, हमारी बॉडी का, वो डायरेक्ट अगर किसके कांटेक्ट में है? बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है तो वहां पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। जैसे कि माउथ की इनर लाइनिंग में, जो हमारा माउथ है उसके इनर लाइनिंग में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है।
हमारी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और कहाँ होता है? और हमारी ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस क्या है? वो पाइप जो कि माउथ को स्टमक से जोड़ती है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना? पढ़ा ही है सबने, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ईसोफेगस किसे कहते हैं? ईसोफेगस वो ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक से जोड़ती है। तो ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसी तरीके से जो स्टमक है हमारा, स्टमक के भी इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों पाया जाता है? अब यहाँ पे इसलिए पाया जाता है कि जो हमारा माउथ है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? बाहर के एनवायरनमेंट में, है ना? तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में है, तो उसको प्रोटेक्ट होना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू की एक लाइनिंग होती है। इसी तरीके से जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना कहाँ जाता है? डायरेक्ट मुंह से कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू होगा कि हमारे ऑर्गन को बाहर के फूड, बाहर का जो भी चीज़ हमारे मुंह के अंदर जा रही है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से स्टमक में भी इनर लाइनिंग में होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये आउटर कवरिंग भी बनाता है। क्लियर? अभी हमने क्या पढ़ा कि ये इनर लाइनिंग बनाता है। अब हमने और क्या समझा कि ये आउटर कवरिंग भी बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है और स्टमक है। ये सारे इंटरनल ऑर्गन है ना। तो इनकी जो आउटर कवरिंग है वो किससे बनी होगी? वो एपिथेलियल टिश्यू से। मान लो ये कोई हमारा ऑर्गन है, ये मान लो स्टमक है, ठीक है? ये ऐसा स्टमक है, ठीक? अब इसकी इनर लाइनिंग में भी क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यूज, और इसकी आउटर कवरिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे बॉडी पार्ट को, एपिथेलियल टिश्यू एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होंगे तो सारी बॉडी पार्ट, जो सारी बॉडी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, वो क्या होंगे? वो आपस में मिल जाएंगे। तो उनको सेपरेट करने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो आपकी कोई ये ट्यूब है, ये ऐसी ट्यूब है, तो इसकी इनर लाइनिंग में जो होंगे एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम कहेंगे इनर लाइनिंग वाले जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, ये यहाँ पर होंगे। और जो आउटर लाइनिंग में होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो इस तरफ होंगे, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? वो आउटर लाइनिंग बनाते हैं। और जो अंदर की तरफ होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? इनर लाइनिंग बनाते हैं, वो वाले एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम हो गया? एक तो वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरा वो ऑर्गन्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज होते कैसे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की सेल कैसी होती है, सेल्स कैसी होती है उसकी। तो सबसे पहली बात, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? स्किन में होते हैं, है ना? सबसे आउटर कवरिंग बना रहे हैं, स्किन की आउटर कवरिंग बना रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो ये सेल्स हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू में ये एकदम पास ये वाले सेल्स होंगे और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर मान लो इंटरसेलुलर स्पेस है सेल्स के बीच में, तो बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आराम से आ सकती है। जैसे माइक्रोब्स, एयर, वाटर, सब अंदर की तरफ चले जाएंगे, बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? बॉडी को हार्म पहुंचेगा, बॉडी को नुकसान होगा, ऑर्गन्स को नुकसान होगा। इसलिए ये सारे सेल्स जो होते हैं वो एकदम पास होते हैं, ठीक? और इनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल वो होता है कि जब जो दो सेल्स हैं, है ना, ये दो सेल्स हैं, तो इनको जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल कहते हैं। तो अब एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है? क्योंकि सेल्स इतने पास होती है, तो इनको जोड़ने वाला जो मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल है, वो भी बहुत कम होता है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्यों ये इतने पास होती है। क्यों? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी चीज हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर ना कर पाए, इसीलिए तो इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गई इसके सेल्स की बात कि सेल्स बहुत पास होती है और इनके बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी चीज क्या है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो और टिश्यू से कैसे अलग होता है? तो
उसमें क्या होता है, इसके बीच में, इसके जो एपिथेलियल टिश्यू की अगर लेयर है तो इसके नीचे क्या होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिसपे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो रेस्ट करेगा, उसकी सेल्स जो है वो अरेंज्ड होगी। ठीक, तो ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होंगी। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होंगी। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है, मतलब इसको एक स्ट्रेंथ देती है, इनकी सेल्स को एक बेस देती है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल है वो आराम से रेस्ट कर पाए। क्लियर। और इस बेसमेंट में क्या होता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स, प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं कोलाजन। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपने क्या समझी, एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स के बारे में समझी। अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे हमने पहले पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, और ये स्किन में होता है ना, स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को अलग करते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट को अलग करते हैं कि आउटर कवरिंग बनी है तो इससे क्या हुआ, बॉडी पार्ट अलग हुए, इंटरनल बॉडी पार्ट है ना, एक दूसरे से मिल नहीं गए। और क्या काम करता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है जहां पर एब्जॉर्प्शन और क्या होता है, सिक्रीशन होता है, वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे कि इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होता है, तो जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उस वॉल पे भी क्या होगा, इंटरनल वॉल पे, मतलब इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होगी उस पे क्या होगा, उस पे एपिथेलियल टिश्यू होगा। इसी तरीके से बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, है ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है और पेंक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये सारी ग्लैंड के बारे में तो आपने पढ़ा है। तो ये सारी ग्लैंड्स भी किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से, और इनका काम क्या है, इन ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन। तो जहां पे सिक्रीशन होता है वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ हो गए, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे सिक्रीशन होता है, जहाँ पे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स को अलग करना है, वहां उस सब जगह पे क्या मिलेगा, हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, और ये सिंपलेस्ट टिश्यू होता है। क्लियर। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पहला क्या है, स्क्वामस, ये स्क्वामस का डायग्राम आपको दिख रहा है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और लास्ट में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कुछ मेन टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर भी होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। तो इनके जो टाइप्स हैं इसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आप यहाँ पे समझ जाओ कि एपिथेलियल टिश्यू के ये टाइप्स होते हैं, जो मेन टाइप्स हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले है स्क्वामस। स्क्वामस क्या है, इसकी सेल्स जो होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत फ्लैट एंड थिन होती है, तो इसका नाम क्या है, स्क्वामस। इसी तरीके से ये जो क्यूबॉइडल है इसकी सेल्स कैसी होती है, क्यूबॉइड जैसी होती है। और फिर कॉलमनर में क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि जो इसकी सेल्स होती है वो कॉलम लाइक, मतलब पिलर लाइक होती है, लंबी लंबी होती है। और इसी तरीके से एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर्स होती हैं। तो इसको हम डिटेल में अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मुझे लगता है कि जो मैंने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय।